हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे स्थितिज ऊर्जा वक्र होते हैं उनसे हम किसी कण की गति को बता सकते हैं, कण की गति की विवेचना कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात की थी। हम जानते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है वो उस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जिस फोर्स के अंदर पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा था कि जो हमारी स्थितियाँ हमने डिफाइन की हुई हैं P1, P2, P3, इन पोजीशंस को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर हमारी जो P1 और P3 पोजीशंस थी इन्हें हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं और जो हमारी P2 पोजीशन थी इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बाउंड रीजन और पोटेंशियल वेल क्या होता है और बाउंड स्टेट क्या होती है। ठीक है, परिबद्ध क्षेत्र या विभव तथा बंधित अवस्था क्या होती है। ठीक है, परिबद्ध क्षेत्र का मतलब है कि पार्टिकल का जो मोशन हो वो किसी एक रीजन में बंधा हुआ हो। ठीक है, यानी जो कण की गति है वो इस प्रकार हो कि वो किसी एक बिंदु के आसपास दोलन कर रही है, उसके अंदर बंधी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो रीजन है ए से बी का जो रीजन हमने डिफाइन किया हुआ है, यदि हमारा पार्टिकल P1 पर है तो उसकी जो अवस्था होगी वो क्या होगी, एक परिबद्ध अवस्था होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कि जो कण की कुल ऊर्जा है वो कितनी है, E है। ठीक है, तो हमारे पास में पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी है, उसकी E है और E इक्वल टू क्या होता है, K प्लस U होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया कि जो कुल ऊर्जा E इक्वल टू K प्लस U आई है। तो अगर अपने पास में जो पार्टिकल की एनर्जी अगर स्थितिज ऊर्जा कम है तो उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा अधिक होगी और यदि गतिज ऊर्जा का मान कम है तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है ये अपनी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा कि जब पार्टिकल न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र के अंदर है, ठीक है, हमने कंडीशन क्या ली है कि जो कण की ऊर्जा है E वो इस न्यूनतम ऊर्जा से ज्यादा है, यानी हम बात कर रहे हैं MN लाइन की। ठीक है, जो हमारा कर्व है इसके अंदर हम MN लाइन की बात कर रहे हैं और जो कण की कुल ऊर्जा है वो कितनी है, E के बराबर है। ठीक है, यानी जो कण की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है P1 के ऊपर उससे अधिक है कण की ऊर्जा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में, कण की जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक हो गई इस पॉइंट से। ठीक है, तो अगर कण की अधिक ऊर्जा है तो अगर हम उसे इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं यानी कण जो है इधर गति कर रहा है तो क्या होगा कि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और जब पॉइंट इस पोजीशन पर पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पर कण की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके इक्वल हो गई, E के इक्वल हो गई। ठीक है, तो जब पॉइंट यहाँ पर होगा इस MN लाइन पर या A बिंदु पर तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान 0 और पोटेंशियल एनर्जी का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में यह आ जाएगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी पार्टिकल की तो उसके ऊपर क्या लगेगा, बल कार्य करेगा। ये जो प्रत्यानयन बल इस पर लग रहा है क्या होगा कि ये वापस से, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है ये वापस से क्या होगा, कण को इस डायरेक्शन में लेकर आएगा। F इक्वल टू माइनस का du/dx। ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो F है वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस x दिशा में पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर लगेगा। तो जो कण का मोशन है वो वापस इस डायरेक्शन में ही हो जाएगा। ठीक है, कण वापस इधर की ओर गति करेगा। फिर क्या होगा कि जब पॉइंट इस P पर आता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और
और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। तो कुल ऊर्जा अगर संरक्षित है तो यहाँ पर कण की अगर स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा गतिज ऊर्जा बढ़ गई उसकी। ठीक है, अब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी होने के कारण जो हमारा पार्टिकल होगा वो इस पॉइंट P को पार करके B की ओर गति करेगा। ठीक है, अब उसकी कुल ऊर्जा B के जितनी ही है, mn लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 हो गई, और इस स्थिति पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पर U = E मैक्सिमम हो जाएगी। तो वापस से क्या होगा, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है और फिर से जो फोर्स लग रहा है वो उसे वापस नीचे की ओर लेकर आएगा, क्योंकि अब जो फोर्स होगा वो नेगेटिव x की ओर होगा। तो यहाँ से पार्टिकल की डायरेक्शन वापस नीचे की ओर हो गई। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में अपने पास में क्या हुआ, जो कण है वो इस P पॉइंट के आसपास, यानी जो उसकी संतुलन अवस्था थी, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की उसकी जो अवस्था थी वो इसके आसपास क्या करेगा, दोलन करेगा। ठीक है, तो ये जो होगी कण की गति होगी, कण की अवस्था होगी। यानी अगर कण की जो ऊर्जा है वो इतनी हुई mn की जितनी, अगर कुल ऊर्जा कण की इतनी ही है तो कण की गति सिर्फ यहाँ तक सीमित हो जाएगी। कण जो है वो इस अवस्था में बंधित हो जाएगा, परिबद्ध अवस्था उसकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास में ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में कि mn तक अगर उसकी एनर्जी है, कुल ऊर्जा उसकी E है, तो कण की जो गति होगी वो A से B रीजन के अंदर बाउंड होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, बंधित अवस्था। ठीक है, या विभवभुव या परिबद्ध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक बाउंड रीजन हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि कण की जो एनर्जी है वो कितनी हो, LH। ठीक है, कण की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी हो, यहां तक हो, LH रीजन तक। तो अब क्या होगा, कण के पास में दो बात है कि एक तो कण की जो गति है वो इस रीजन में हो सकती है, और दूसरी यहां से यहां तक अपना जो ये अपना P3 वाला रीजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में कण का जो मोशन होगा वो, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी है, E है, तो या तो वो इस रीजन के अंदर गति कर सकता है जो हमारा QC है, या फिर वो इस DG जो रीजन है उसमें गति कर सकता है। तो या तो वो इस संतुलन के आसपास दोलन करेगा, या फिर वो इस संतुलन स्थिति के आसपास दोलन करेगा। ठीक है, तो उसकी जो दोलनी गति होगी वो इन दो रीजन्स में हो सकती है। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि कण की जो ऊर्जा है वो कितनी है, टोटल एनर्जी अब E यहाँ तक है। ठीक है, तो कण के पास में यहाँ पर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कण इस दिशा में गति करेगा तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ से नीचे की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं। अगर ये अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हुई तो यहाँ पर वापस से उस पर फोर्स लगेगा, कण की जो गति है वो नीचे की ओर होगी। P1 या P3 के ऊपर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
को पार करके C और H की ओर जाएगा, और जैसे ही कण जो हमारा पार्टिकल है वो C और H की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से फोर्स लगेगा और वो वापस नीचे की ओर गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे AB पॉइंट्स थे और QC और DG पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, वर्तन बिंदु कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्तन बिंदु, टर्निंग पॉइंट्स। तो यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल का जो मोशन है वो इन दो रीजन में तो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि कण इस रीजन को पार करके इस रीजन में चला जाए। यदि कण यहाँ है तो इस रीजन में नहीं जा सकता। कण की जो एनर्जी है वो कहाँ तक है, LH तक हुई, तो कण जो होगा इन दोनों किसी रीजन में से हो सकता है, किसी एक में हो, लेकिन एक को पार करके दूसरे में नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कण की जो गति होगी वो दो रीजन्स के अंदर बाउंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कण की एनर्जी जो है वो I से T तक हुई। ठीक है, ये हमारा क्या पॉइंट है, J पॉइंट है। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर क्या होगा, कण की अगर गति S J के अंदर बाउंड होगी, जिस प्रकार से QC और DG के अंदर बाउंड थी, लेकिन यहाँ पर कण जो है वो गति कर सकता है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, कण की अगर गति क्या हो या कण की जो ऊर्जा है वो क्या हो अपने पास में, IT। तो यहां पर टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे, यहां पर टर्निंग पॉइंट्स होंगे अपने पास में S और J। ठीक है, यानी कण की जो गति होगी वो इस रीजन के अंदर होगी, और कण जो है वो QC और DG दोनों में दोलन कर सकता है। ठीक है, यहाँ से अब जो कण है वो इस पूरे रीजन के अंदर दोलन कर सकता है, लेकिन SJ उसका परिबद्ध क्षेत्र रहेगा। ठीक है, यानी SJ जो है वो उसका परिबद्ध क्षेत्र होगा। ठीक है, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, बस इस क्षेत्र के अंदर वो गति कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में एनर्जी जो है, कुल ऊर्जा अगर IT तक होगी तो रीजन हमारा SJ हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें कि अगर एनर्जी जो है वो WV हुई। ठीक है, तो इस अवस्था में कण की जो गति है वो परिबद्ध क्षेत्र में नहीं होती, और ना ही उसकी गति जो होगी वो आवर्ती गति होगी। ठीक है, तो यहां से हम बात करें, अगर कण की जो कुल ऊर्जा है वो WV हुई, तो कण की अगर कुल ऊर्जा WV लाइन यहां तक अगर कण की कुल ऊर्जा हुई तो क्या हो जाएगा, कण की जो गति है वो परिबद्ध नहीं होगी, और ना ही क्या होगी, अपने पास में उसकी आवर्ती गति होगी, यानी यहाँ से जो कण है वो अनंत की ओर जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कण की जो एनर्जी है, कुल ऊर्जा उसकी कितनी है, तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि परिबद्ध अवस्था होगी, आवर्ती गति होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम अगर ml के लिए लिखें तो यहाँ से अपने पास में क्या हो
जाएगा कि जो परिबद्ध अवस्था होती है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि परिबद्ध अवस्था में अपने पास में कण की जो कुल ऊर्जा है वो E है, ठीक है। माना कण की कुल ऊर्जा E है, ठीक है, तथा कण की कुल ऊर्जा का मान उसकी न्यूनतम ठीक है, कण की जो कुल ऊर्जा होगी उसका मान क्या है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा से अधिक है। ठीक है, इसे हमने mn से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, जब न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा जो होगी अधिकतम होगी। ठीक है, ठीक है, जब कण A पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तथा गतिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक है, इस स्थिति में कण पर F इक्वल टू माइनस का du अपॉन dx, ठीक है, F इक्वल टू माइनस का du अपॉन dx कार्य करता है तथा कण को P1 की ओर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तथा जब कण P1 पर होता है
तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के कारण P1 को पार करके B पर पहुंचता है। ठीक है, B पर पहुंचता है तथा वहां फिर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तथा कण पर कार्यरत बल उसे P1 की ओर लाता है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार कण की जो गति होगी वो दोलनी गति हो जाएगी P1 के आसपास। अतः कण संतुलन स्थिति P1 के आसपास दोलन गति करता है। तथा उसकी गति AB रीजन के अंदर, AB क्षेत्र के अंदर बंधित होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, परिबद्ध क्षेत्र या विभव कूप कहते हैं। इसे परिबद्ध क्षेत्र या विभव कूप कहते हैं। तथा बिंदु A व B को वर्तन बिंदु टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अपने पास में जो हमारे A व B पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्तन बिंदु टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। यहां तक लिखिए इसे। क्या हो जाएगा कि विभव कूप, जो हमारा विभव कूप बन रहा है इसे हम पोटेंशियल वेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर विभव कूप के शीर्ष तथा तल की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर को
विभव कूप की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो शीर्ष तथा तल की स्थितिज ऊर्जाओं का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा अपने पास में। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे कि जब एनर्जी L और H के जितनी यानी LH लाइन के द्वारा हम प्रदर्शित करें तो जो रीजन होंगे हमारे QC और DG, इनमें दोलन गति होगी। ठीक है, बस एक दूसरे रीजन में कण नहीं जा सकता। और जब अपने पास में एनर्जी जो है वो IT जो हमारी लाइन है वहां तक होगी तो कण की जो गति होगी वो दोलनीय और आवर्ती गति होगी और SJ उसके ट्रेंडिंग पॉइंट्स होंगे और WV होने पर कण की गति जो है वो आवर्ती गति नहीं होगी, ना ही बंधित अवस्था होगी। ठीक है, तो यहाँ तक लिखें और आगे इसी प्रकार लिख लें कि LH के लिए हम लिख लेंगे IT के लिए और WV के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लिख सकते हैं, ठीक है, आगे इसके LH, IT और WV के लिए लिख लें। अब हम लिख रहे हैं कि किसी जो अपने पास में विभव कूप है तो क्या हो जाएगा, किसी विभव कूप जो अपने पास में विभव कूप है उसकी स्थितिज ऊर्जा U0 की स्थिति, ठीक है, या विभव कूप की जो स्थितिज ऊर्जा UX है उसे हम x = x0 के निकट हम टेलर विस्तार के रूप में लिख सकते हैं, टेलर श्रेणी के विस्तार में। ठीक है, इसका हम टेलर श्रेणी विस्तार लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि स्थिति x पर Ux = ठीक है, Ux = क्या हो जाएगा, Ux0। इसका हम टेलर श्रेणी एक्सपेंशन कर देंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा Ux = Ux0 प्लस del U by del x, x = x0, x minus x0, del 2U by del x2। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि स्थायी संतुलन के लिए, ठीक है, स्टेबल जो इक्विलिब्रियम था, स्थायी संतुलन के लिए x = x0 पर del U by del x का मान 0 होता है। ठीक है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है पार्टिकल तो क्या होगा, del U by del x जो उसकी प्रवणता है, स्लोप है, इसका मान क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है, स्लोप का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्रेडियंट का मान 0 हो जाएगा, तथा जो अपना del 2u by del x2 है ये क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहां से अगर हम del 2u by del x2 का मान हम धनात्मक रखें, ठीक है, और del u by del x को अगर हम 0 कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, del u by del x इक्वल टू 0, ठीक है, और इसका मान हम कोई भी धनात्मक वैल्यू ले लेते हैं, तो यहां से अपने पास में हो जाएगा इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर अपने पास में आ गया del 2u by del x2 इक्वल टू के u x नोट प्लस ये 0 हो गया और ये हो जाएगा हाफ के x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा ux इक्वल टू ux नोट प्लस का हाफ के x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर, ठीक है। और यदि हमारी जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है x इक्वल टू एक्स नोट पर 0, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ux नोट का मान 0 हो जाएगा, ठीक। पहले हम लिख सकते हैं कि वो संतुलन स्थिति से अल्प विस्थापन के लिए दो से अधिक घात को उपेक्षणीय मान सकते हैं, उन्हें हम नेग्लिजिबल कर दें, ठीक है, तथा x इक्वल टू एक्स नोट पर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो, ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स नोट पर जो हमने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ली है यदि वो 0 हो तो ux इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में मान आ जाएगा ux इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा वो किस प्रकार होगा, एक परवलय होगा, ठीक है। यानी अपने पास में अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये किस तरह से होगा, परवलय की शेप में होगा, पैराबोलिक शेप में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो कण की गति है वो किस रीजन में होगी और किस प्रकार होगी, पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने mn तक लिखा था, बाकी आप लोग लिख लेना कि LH रीजन के अंदर और RT रीजन और WB रीजन के अंदर जो गति है वो किस प्रकार से आएगी, ठीक है। और उसके बाद में ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन को लिखना, ठीक है। और जो हमारा कर्व होगा पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो किस प्रकार आ रहा है, एक पैराबोलिक शेप में आएगा, परवलयिक उसमें आएगा शेप में, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लेना है।